वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम लेक्चर बना रहे हैं तो वो अपना टॉपिक से बिल्कुल हटके है। तो जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है, 8-10 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा। तो जस्ट एक जनरल डिस्कशन करनी है मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर। वो जनरल डिस्कशन है कि ईएमआई और रेंट में क्या डिफरेंस है और उनका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए आइडियली डीएससीआर के ऊपर। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं जस्ट आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस डालना चाहता हूं जो आप सोचना चाहें अपनी लाइफ में सोच सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता है। प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता। हो सकता है कोई रेयर कोई बैंकिंग या कोई एनबीएफसी कोई इसको शायद फॉलो करती हो, दैट आई डोंट नो। बट 99% ऑफ द टाइम इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता। बट एक थॉट प्रोसेस मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस को पता कर सकें और देख सकें कि क्या चीज होनी चाहिए थी और क्या चीज हो रही है प्रैक्टिकली। तो ईएमआई और रेंट के बीच में मैं डिफरेंस आपको आज समझाऊंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर इस संडे में मैं डालूंगा वो डालना तो मैंने अपने लास्ट टॉपिक के कंटिन्यूएशन में था, बट काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि फाइनेंस बजट के ऊपर एक ब्रीफ कुछ बना के दिखाइए हमें कि इसका कौन कौन सी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है फाइनेंस बजट का। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट इस संडे में वीडियो बनाऊंगा। तो ईएमआई और रेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ईएमआई और रेंट मेरी नजरों में दोनों फाइनेंस का खर्चा है, दोनों फाइनेंस के एक्सपेंसेस हैं। ईएमआई और रेंट मेरी नजर में, आप इसको ईएमआई को हम फाइनेंसिंग का खर्चा मानते हैं, बट रेंट को भी मैं इक्वल फाइनेंसिंग का खर्चा ही मान के चलता हूं अपने माइंड में। हालांकि मैं इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, बट मैं इसको मान के चलता हूं। कैसे? अब देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर हम ईएमआई की बात करते हैं, ईएमआई इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या अलग नाम भी हो सकते हैं। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हैं, ये ईएमआई किस पर्पज के लिए आप पे करते हैं? पे करने के लिए आप क्या बोरो करते हैं? यू बोरो मनी। यू बोरो मनी। सो ईएमआई इज बेसिकली you are paying back the money, you are paying back the money, paying back the money, which is called principal amount, plus you are paying interest. You are paying interest. Essentially, this interest is right to use that money for a particular period of time. हाँ, मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट उसकी टाइम वैल्यू भी होती है, बट इसको आप इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं कि राइट टू यूज दैट मनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि आपको सामने वाले बंदे ने इस पैसे को इस पैसे को यूज करने के लिए, चाहे वो उसने पैसा आपको 3 महीने के लिए दिया, चाहे 1 साल के लिए दिया, चाहे 5 साल के लिए दिया, जो आपको इस पैसे को यूज करने का राइट मिला, उसके बदले में आप खर्चा दे रहे हैं, उसके बदले में आप चार्जेस पे कर रहे हैं, और कुछ पोर्शन इस पैसे का भी आप उसको रीपे कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ ईएमआई इज फॉर्म्ड। तो इसेंशियली जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं क्लाइंट की, वो इस पैसे को बोरो करने के लिए, इस एसेट को, ये भी एक एसेट है, इस एसेट को बोरो करने के लिए जो आप चार्जेस उसको पे कर रहे हैं, इसको यूज करने के लिए जो चार्जेस आप उसको पे कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर ईएमआई। आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपको ये जो पैसा है जो आपने बोरो किया था, वो आपको रिटर्न करना है। चाहे आप उसको रिटर्न ईएमआई के बीच में इंक्लूड करके टाइम टू टाइम रिटर्न कर दें, या लमसम एंड में रिटर्न कर दें, जैसे भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसी तरीके से। पर ये जो चीज है, आपको इसमें फीचर्स क्या आ गए कि एक एसेट आपको मिलता है जो एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता है। एक फिक्स पीरियड के लिए आपको एक एसेट मिलता है, उसका राइट टू यूज आपको मिलता है उस एसेट का, बट ओनरशिप आपको नहीं मिलता उस एसेट का। उसका राइट टू यूज मिलेगा, वो ओनरशिप नहीं मिलेगा। ये एक फिक्स पीरियड के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपको इसको रिटर्न करना है इस एसेट को, और इस एसेट को ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम यूज करने के लिए आपको चार्जेस पे करने हैं। राइट? तो दैट इज पार्ट ऑफ योर लोन ईएमआई। ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट इज दैट कि जब आपको उस मनी को रिटर्न करना है, तो आपने डिसाइड किया कि मैंने उसको हर एक मंथ में रिटर्न करना है, तो वो पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट है। ठीक है, तो बाकी आप उसका खर्चा पे कर रहे हैं। तो अगर इस एसेट को हम करेंसी को अगर हम एसेट को अगर हम हाउस से रिप्लेस कर दें, अगर हम हाउस से रिप्लेस कर दें, तो देन व्हाट यू पे रेंट या लीज रेंटल।
लीज का खर्चा आप पे करते हैं, लीज रेंटल आप पे करते हैं। सिर्फ हमने इसमें चेंज किया है, एसेट को चेंज किया है। आपने बेसिकली हाउस को बोरो किया है, आपने हाउस को बोरो किया है। जैसे यहाँ पे हमने करेंसी को बोरो किया था, यहाँ पे हाउस को बोरो किया है। आपने उसका राइट टू यूज बोरो किया है, एज लाइक दैट करेंसी। करेंसी में भी आपने राइट टू यूज बोरो किया है, और इसमें हाउस का राइट टू यूज बोरो किया है। फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बोरो किया है, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आपने बोरो किया है। आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं मिला है, आपको इसका ओनरशिप भी नहीं मिला है, आपको ओनरशिप भी नहीं मिला है। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड आपको इस एसेट को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। जस्ट लाइक कि आपने यहाँ पे करेंसी को रिटर्न कर दिया था। करेंसी में थोड़ा सा अपने पास ये ऑप्शन आ जाती है कि उसको ईएमआई की फॉर्म में बना के हम हर मंथ रिटर्न करते रहते हैं। हाउस के केस में अपने पास ये ऑप्शन नहीं होती है, तो उसको हमने लंप सम में, यानी कि एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको वापस कर देना होता है जो उसका ट्रू ओनर होता है। तो इस केस में करेंसी का ट्रू ओनर जो आपका फाइनेंसर है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी, वो ट्रू ओनर है, और आप सिर्फ एक बोरोअर है। इस केस में भी आप एक बोरोअर हैं, और आपने उसको राइट टू यूज लिया है, और उसको फिक्स पीरियड के बाद आपको रिटर्न कर देना है। तो इसेंशियली इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों आपके चार्जेस ही हैं, दोनों आपके चार्जेस ही हैं। सिर्फ एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिफरेंस है। यहाँ पे एसेट मनी है, करेंसी है, यहाँ पे एसेट क्या है, एक फिक्स प्रॉपर्टी है। ये आप इसको अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे तो गलत है, ये तो बहुत डिफरेंस होता है। बट एक थॉट प्रोसेस मैंने आपको पहले ही डिस्कशन शुरू करते टाइम बताया कि आप इस चीज के ऊपर सोचिए। मुझे भी बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, कि आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला भी आप बता सकते हैं, बट लीज रेंटल के बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा के सोचेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें एकदम से बराबर ही हैं। तो इसका क्या, अब ये अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो बट हमारा ड्रॉबैक क्या है कि जब हम डीएससीआर की कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंस के एक्सपेंसेस जो कि इंटरेस्ट होता है उसको तो हम ऐड बैक करते हैं, और साथ में जो ईएमआई की पेमेंट है उसको तो ऑब्लिगेट करते हैं। बट कहीं पे भी हम रेंटल इनकम को, सॉरी, रेंट के एक्सपेंसेस को, लीज के एक्सपेंसेस को कहीं पे भी कंसीडरेशन में डीएससीआर में नहीं लेके आते हैं। और आप इस चीज के बारे में खुद सोच के देखिए कि क्या हमें आइडियली रेंट का खर्चा भी डीएससीआर का पार्ट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, नहीं बनाते हैं बैंक्स, मैं पहले ही कह रहा हूं, बट आप सोचिए कि क्या होना चाहिए। मैं जस्ट आपका एक थॉट प्रोसेस आपको दिमाग में डालने की कोशिश करूं ताकि आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो। अगर हमको रेंट का खर्चा भी डीएससीआर का पार्ट बनाना है तो उसको भी फाइनेंस एक्सपेंसेस में पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ होगा उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे उसका ऑब्लिगेशन भी अपने को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो आई होप आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस आया होगा इस लेक्चर के थ्रू, और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना मेरे को इस लेक्चर के अंदर। बाकी आप खुद सोचिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इसके अंदर। ये कोई, मैं आपको कोई टॉपिक नहीं समझा रहा, या मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। जस्ट एक जनरल डिस्कशन है कि मेरा रेंट और ईएमआई के बारे में मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है, और आपका जो व्यू पॉइंट है वो मेरे को जरूर बताएं। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। तो बाकी संडे मिलते हैं आपसे, और बजट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ज्यादा मेरे को मतलब डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, बट जितना मेरे को समझ में आया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो चलिए, नेक्स्ट संडे मिलेंगे आपसे। थैंक यू।